कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी तेजस्वी की। लालू परिवार के चिराग और आरजेडी की आखिरी उम्मीद तेजस्वी यादव 1 महीने की लंबी छुट्टी मनाने के बाद विदेश यात्रा से लौट आए हैं और आते ही वही किया जो पूरे साल करते हैं, यानी कि आराम। और उन्होंने मीडिया को साफ साफ कह दिया है कि मैं राजनीति में एक्टिव कुछ वक्त बाद होऊंगा और जब होऊंगा तो पार्टी को दिशा और दशा बदल कर रख दूंगा, यानी कि कुछ बड़े बदलाव करूंगा। अब इस बड़े बदलाव से क्या डूबती आरजेडी कुछ कर पाएगी? क्योंकि आरजेडी के सदस्यों की तेजस्वी से तभी हौसला टूट गया था जब उन्होंने ऐलान किया था कि 18 नवंबर 2025 को मैं ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लूंगा। लेकिन शपथ लेना तो दूर की बात, पार्टी ने 25 सीट लाकर बिना कुछ कहे अपना मुंह काला करवा लिया। यानी वो तेजस्वी जिनके कारण आरजेडी डूब रही है, अब वो उससे ही बचाने मैदान में आने को तैयार है। लेकिन ऐसा कर पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव ऐसा करने जा रहे हैं जिसके दम पर उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब कुछ बड़ा होगा। अब वो क्या करेंगे ये आपको बताएंगे एक एक करके शुरू से। पॉइंट्स में समझते हैं कि कैसे तेजस्वी की लीडरशिप गर्त में जा रही है। पहला, परिवारवाद और डायनेस्टी पॉलिटिक्स। सबसे पहले बात करते हैं परिवारवाद की। तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव का युवराज कहा जाता है। मतलब उनकी लीडरशिप पार्टी को सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रखती। आसान शब्दों में कहे तो आरजेडी में सब कुछ लालू परिवार के इर्द गिर्द घूमता है। तेजस्वी ने पार्टी को लोकतांत्रिक नहीं बनाया, बल्कि परिवार और अपने कारोबारियों पर ही निर्भर रहे। उदाहरण के लिए उनके भाई तेज प्रताप यादव ने अलग पार्टी बनाने की कोशिश की और बहन रोहिणी आचार्य ने भी आरोप लगाए कि तेजस्वी के करीबी उन्हें परिवार से दूर कर सकते हैं। ये परिवार में कला दिखाता है जो पार्टी की इमेज को खराब करता है। अब सोचिए, बिहार जैसे राज्य में जहां लोग बदलाव चाहते हैं, वह परिवारवाद कैसे चल सकता है? लोग कहते हैं कि तेजस्वी ने पार्टी को नए लोगों के लिए नहीं खोला। उनके करीबी जैसे कि संजय यादव पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है, जो राज्यसभा सदस्य भी है। चुनाव हार के बाद रोहिणी आचार्य ने खुलकर कहा कि संजय यादव और रमीज नेमत खान जैसे लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा ये लोग तेजस्वी को गुमराह कर रहे हैं और परिवार को तोड़ रहे हैं। ये बात आरजेडी के अंदरूनी मीटिंग में भी उठी है, जहां तेजस्वी ने संजय यादव का बचाव भी किया। लेकिन इससे पार्टी में असंतोष बढ़ा। परिवारवाद की आलोचना इसलिए भी हो रही है क्योंकि लालू परिवार के समय से ही आरजेडी को लालू की पार्टी कहा जाता है। तेजस्वी ने इसे बदलने की पूरी कोशिश नहीं की है, बल्कि चुनाव में टिकट बांटने में भी परिवार को प्राथमिकता दी गई। जैसे रोहिणी आचार्य को टिकट दिया गया, लेकिन वो हार गई। लोग कहते हैं कि अगर पार्टी में योग्य लोग रहते तो शायद बेहतर प्रदर्शन होता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स में नेता अपनी गलतियों से नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें विरासत में सब कुछ मिल जाता है। तेजस्वी की शिक्षा पर भी तंज कसा जाता है। कहा जाता है कि 9वीं फेल है और क्रिकेट से सीधे राजनीति में आए। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ, क्योंकि लोग एक पढ़े लिखे अनुभवी नेता चाहते हैं। इस परिवारवाद ने आरजेडी को कमजोर किया। 2025 के चुनाव में जब एनडीए ने जंगल राज का नैरेटिव चलाया तो तेजस्वी इसे काउंटर नहीं कर पाए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लालू का बेटा होने से वही पुरानी स्टाइल रहेगी। परिवार में झगड़े में भी वोटर्स को दूर किया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपने पिता से अपील की कि लालची लोग मुझे राजनीति में फंसा रहे हैं। ये दिखाता है कि परिवार एकजुट नहीं है। अगर तेजस्वी बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं तो पहले परिवारवाद को खत्म करना होगा। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, यह अभी देखना बाकी है। इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं कि परिवारवाद तेजस्वी की सबसे बड़ी कमजोरी है, जो पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं।
बिहार में परिवारवाद की परंपरा पुरानी है। कांग्रेस से लेकर जेडीयू तक कई पार्टियां इससे जूझ रही है, लेकिन आरजेडी में ये सबसे ज्यादा है। लालू यादव के 9 बच्चे हैं और सब राजनीति में सक्रिय है। तेजस्वी को 2015 में डिप्टी सीएम बनाया गया, जब वो बहुत युवा थे। लोग कहते हैं कि अनुभव की कमी से वो फैसले ठीक नहीं ले पाते। चुनाव हार के बाद जब तेजस्वी ने विपक्ष के नेता बनने से मना किया, तो लालू यादव ने जोर देकर उन्हें बनवाया। ये दिखाता है कि पार्टी अभी भी लालू पर निर्भर है। रोनी आचार्य ने कहा कि तेजस्वी की करीबियों ने उन्हें अनाथ बना दिया। ऐसे में पार्टी में विश्वास कैसे बनेगा? एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि तेजस्वी को सीनियर लीडर्स को वापस लाना चाहिए, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग, लेकिन परिवारवाद के कारण यह भी मुश्किल लगता है। कुल मिलाकर ये तर्क तेजस्वी के खिलाफ मजबूत है और उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। जंगल राज की विरासत। दूसरा बड़ा तर्क है लालू राबड़ी के समय की जंगल राज की विरासत। 1990 से 2005 तक बिहार में अपहरण, कानून की अनुपस्थिति, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं थी। लोग अभी भी इसे याद करते हैं। एनडीए में इस नैरेटिव को चुनाव में खुद इस्तेमाल किया, खासकर महिलाओं और ऊपरी जातियों के वोटर्स को प्रभावित किया। तेजस्वी ने इसे काउंटर करने की कोशिश की, जॉब्स और विकास पर फोकस किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आसान भाषा में समझे तो जंगल राज मतलब जंगल का कानून, जहां मजबूत कमजोर को मार देता है। लालू के समय में अपराध ज्यादा थे। नीतीश कुमार ने इसे सुधार कर अपनी इमेज बनाई। 2025 चुनाव में एनडीए ने कहा था कि अगर आरजेडी आएगी तो जंगल राज वापस आ जाएगा। तेजस्वी की रैलियों में महिलाएं कम दिखी, जो दिखाता है कि महिलाओं में विश्वास की कमी है तेजस्वी को लेकर। नीतीश की सरकार में महिलाओं का सशक्तिकरण मिला, सुरक्षा मिली। तेजस्वी इसे नजरअंदाज कर बैठे। चुनाव में आरजेडी उम्मीदवारों की गलतियां भी हुई, जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने मंच पे कहा था कि बच्चे रंगदार बनना चाहते हैं, कट्टा रखेंगे। पार्टी ने इसे रोका नहीं, जिससे जंगल राज का नैरेटिव मजबूत हुआ। प्रशांत किशोर जैसे लोग कहते हैं कि तेजस्वी सिर्फ लालू जी के बेटे हैं, अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। ये विरासत तेजस्वी के लिए बोझ बन गई है। लालू यादव एसेट भी है और लाइबिलिटी भी है। उनकी वजह से यादव वोट मिलते हैं, लेकिन जंगल राज की वजह से दूसरे वोट दूर हो जाते हैं। तेजस्वी ने 2020 में 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो अच्छा चला, लेकिन 2025 में हर परिवार को एक जॉब देना, सरकारी नौकरी देना, वो वादा बिल्कुल जुमला लगा। लोग सोचे कि ये कैसे संभव है। एनडीए ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, जो 10 जारी स्कीम कहलाई, और तेजस्वी का नैरेटिव धाराशाही हो गया। और अगर तेजस्वी बड़े बदलाव चाहते हैं तो जंगल राज की इमेज को बदलना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। लेकिन कैसे करेंगे? शायद नए चेहरे को आगे लाकर, विकास पर फोकस करके। इसीलिए वो कह रहे कि प्रदेश अध्यक्ष को अब हटाना होगा, लेकिन अभी तक वो असफल रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है। रिपोर्ट्स कहती है कि एनडीए इस नैरेटिव को इतना मजबूत बनाया है कि महिलाएं और ईबीसी वोटर्स दूर हो गए हैं। तेजस्वी की रैलियों में महिलाओं की कमी इसका प्रमाण थी। कुल मिलाकर ये विरासत तेजस्वी को डुबो रही है। चुनाव में लीडरशिप फेल। तीसरा पॉइंट है चुनावी हार की वजह और लीडरशिप की नाकामी। तेजस्वी एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुस्लिम यादव मजबूत रहे, लेकिन नॉन यादव, ओबीसी, ईबीसी और महिलाओं में सेंध नहीं लगा पाए। एआईएम ने मुस्लिम वोट काट दी। कैंपेन में गलतियां हुई, देर से एंट्री की, ओवर प्रोमिसेस जैसे हर परिवार को जॉब देना, स्पेसिफिक प्लान की कमी होना, संगठन कमजोर होना, टिकट बंटवारे में परिवारवाद दिखाना, बागी उम्मीदवार रखना, भीतर घात करना, अलायंस मैनेजमेंट फेल होना, कांग्रेस और लेफ्ट से कोऑर्डिनेशन कमजोर होना। 2025 में महागठबंधन क्रैश हो गया। 5 उसके मुख्य कारण है। पहला, कमजोर नैरेटिव। दूसरा, जंगल राज। तीसरा, वोट बैंक सीमित, कैंपेन मिस्टेक्स, आंतरिक समस्या। तेजस्वी ने नीतीश की सेहत पर सवाल उठाए, सरकार को अचेत कहा, लेकिन खुद कुछ नया नहीं किया। महिलाओं के लिए 2500 रुपए का वादा किया, लेकिन एनडीए की स्कीम ने इससे काउंटर कर दिया। यादव डोमिनेटेड सीटों पर भी हार हुई। एंटी यादव राज कंसोलिडेशन से लीडरशिप में अनुभव की कमी दिखी। हार के बाद समीक्षा रिपोर्ट में संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सीनियर लीडर्स को वापस लाने की सिफारिश की जा रही है। यह दिखाता है कि तेजस्वी की लीडरशिप
फेल हो रही है। अगर बदलाव करना है तो संगठन मजबूत करना होगा। अब कुल मिलाकर ये तर्क दिखाते हैं कि तेजस्वी की लीडरशिप अब संकट में है। अगर वो बदलाव करेंगे तो शायद आरजेडी बच सकती है, लेकिन ये समय बताएगा कि वो कोई बदलाव काम किए या नहीं किए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।